इश्क वाला। अंश के दादाजी के पीछे छुपते ही वो उसे घूर कर देखते हैं और साहित्य की ओर देखकर कहते हैं, वो सब अगर सच नहीं है तो तुम्हें जैसा मैं कहूँगा वैसा करना पड़ेगा साहित्य। साहित्य शांत आवाज़ में कहता है, क्या करना होगा मुझे? दादाजी और अंश एक दूसरे को देखते हैं और फिर दादाजी अपने गले को साफ करते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है और तुम्हें उससे। इससे पहले कि दादाजी अपनी बात आगे कहते, साहित्य उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहता है, मैं कोई शादी नहीं करने वाला और आप उसके बारे में मुझसे कोई बात ना ही कीजिए तो बेहतर होगा। ये कहकर साहित्य वहाँ से जाने वाला होता है कि दादाजी की आवाज़ पीछे से आती है, इसका तो एक ही मतलब हुआ कि तुम्हारे और उस लड़के के बीच में कुछ। ये कहकर दादाजी चुप हो जाते हैं और साहित्य अपनी आंखें बंद किए हुए कहता है, ठीक है, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुन दादाजी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, फिर आज शाम को गोल्डन स्टार में उससे मिलने के लिए चले जाना और हाँ, अच्छे से बात करना, ठीक है? साहित्य बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला जाता है और फिर उसके जाते ही अंश और दादाजी एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखते हैं। वहीं ऑफिस में बैठे जेहान ने भी आइडिया सोच लिया था और जब साहित्य ऑफिस पहुंचता है तो वो उसके कैबिन के अंदर आता है और कहता है, मे आई कम इन सर? साहित्य उसे अंदर आने को कहता है और जेहान अंदर आते ही उसे बताता है कि उसने साहित्य की एक मीटिंग फिक्स कर दी है। साहित्य उसकी ओर देखता है और कहता है, आज कोई मीटिंग नहीं होगी, मुझे आज कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना है तो सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। जेहान उसकी बात सुन टेंशन में आ जाता है और पूछता है, पर सर मैंने तो उन लोगों को कह दिया था कि आप आज शाम उनसे पक्का गोल्डन स्टार में मिलेंगे। पहले तो साहित्य मना करने वाला होता है पर फिर एक ही जगह जाने का सोचकर मीटिंग के लिए हाँ कर देता है और इस बात पर जेहान खुश हो जाता है क्योंकि उसका काम तो हो चुका था। वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता और शाम हो जाती है। साहित्य जेहान को साथ लेकर गोल्डन स्टार जाने के लिए निकल जाता है क्योंकि वो पहले मीटिंग में जाने वाला था और फिर उसके दादाजी की बताई लड़की से मिलने वाला था। कुछ ही देर में वो दोनों गोल्डन स्टार पहुंच जाते हैं और सबसे पहले जेहान कार से उतरता है और फिर साहित्य ने काले रंग का जर्मन मेड सूट पहना हुआ था और वो उसमें बहुत हैंडसम लग रहा था। हमेशा की ही तरह अच्छे से सेट किए हुए बाल लिए वो आगे की तरफ बढ़ रहा था और जेहान उसके पीछे पीछे आ रहा था और उसने एक दो फाइल भी पकड़ी हुई थी। वो लोग जब अंदर जाते हैं तो पहले से बुक करवाए हुए रूम नंबर 202 में चले जाते हैं। जब साहित्य रूम के अंदर जाता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो कमरा अच्छे से डेकोरेट किया गया था। पूरे कमरे में से बहुत अच्छी खुशबू वाले परफ्यूम की स्मेल आ रही थी और उस कमरे में चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और उस अंधेरे में जल रही मोमबत्तियां हल्की हल्की रोशनी पूरे कमरे में फैला रही थी। वहीं उस कमरे के बीचों बीच एक टेबल पड़ा हुआ था जिस पर एक महंगी शराब की बोतल रखी हुई थी और उसके पास में 2 खाली गिलास पड़े हुए थे। साहित्य उस रूम को देखते हुए जेहान से कहता है, लगता है हम किसी गलत रूम में आ गए। तुमने पहले अच्छे से चेक नहीं किया था कि हमारे वाला रूम कौन सा है? जेहान अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से दबाते हुए कहता है, सर कमरा तो यही है पर पता नहीं क्यों ऐसे सजाया गया है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। साहित्य पलटकर जेहान को देखता है तो जेहान एकदम शांत होकर खड़ा हो जाता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। साहित्य आगे कहता है, अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं, यहाँ से वापस चलते हैं। जेहान कुछ कहने ही वाला था कि अंदर से एक लड़की की आवाज़ आती है, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की मिस्टर ओबरॉय? साहित्य पलटकर उस लड़की को देखता है। उस लड़की ने लाल रंग की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और उसके बाल खुले थे जो उसके कंधों तक आ रहे थे। उसने अपने कानों में बड़े बड़े रिंग डाले हुए थे और उसके होठ एकदम लाल सुर्ख थे और उसने चेहरे पर ढेर सारा मेकअप किया हुआ था। साहित्य उसको देखते हुए पूछता है, आप कौन? वो लड़की हल्का मुस्कुरा देती है और कहती है, वही जिससे मिलने के लिए आप यहाँ आए हो। मुझे आपके दादाजी ने आपसे मिलने के लिए कहा था।
साहित्य के साथ साथ जेहान भी उस लड़की को सिर से लेकर पैर तक देखता है और जेहान के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, कितनी गोरी टांगे हैं इसकी। वहीं जेहान फिर एक नज़र साहित्य को देखता है और कहता है, अच्छा सर, फिर आप लोग बात कीजिए, मैं चलता हूँ। साहित्य जेहान की ओर देखने लग जाता है। वो जाते हुए जेहान को देख रहा था और वो उसे रोकना चाह रहा था, पर उसने रोका नहीं, क्योंकि आज पहली बार था जब साहित्य को किसी से डर लग रहा था। वो हमेशा से लड़कियों से दूर रहता था, पर आज उसके दादाजी के कारण वो एक लड़की के साथ एक ही कमरे में फंस चुका था। जेहान वहां से चला जाता है और साहित्य उस लड़की के साथ कमरे के अंदर चला आता है और चारों तरफ देखने लग जाता है। वो लड़की और साहित्य एक टेबल पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे और वो लड़की साहित्य की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हाय, आई एम रागिनी। साहित्य उससे हाथ मिलाता है और कहता है, साहित्य। इसके बाद रागिनी उठती है और दोनों गिलासों में शराब डालते हुए कहती है, तो आपको कैसी लगी मैं? साहित्य उसकी ओर देखते हुए कहता है, देखिए मिस रागिनी, मैं यहाँ पर सिर्फ अपने दादाजी के कहने पर आया हूँ और आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मुझे शादी वादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। रागिनी उसे मुस्कुरा कर देखती है और कहती है, शादी में किसे इंटरेस्ट है? हमें तो आप में इंटरेस्ट है मिस्टर। साहित्य को उसकी बात समझ नहीं आती, तो वो पूछता है, मैं आपका मतलब नहीं समझा। रागिनी हल्का मुस्कुरा कर कहती है, कुछ नहीं, बस मैं ये कह रही थी कि मुझे भी अभी शादी नहीं करनी। वो तो मैं बस अपने पापा के कहने पर यहाँ आई थी और अच्छा हुआ कि आपने खुद ही मना कर दिया। उसकी बात सुन साहित्य हल्का मुस्कुरा देता है, तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। रागिनी उसे रोकते हुए कहती है, अरे अरे, मैंने शादी के लिए मना तो कर दिया, पर आप तो ऐसे ही चल दिए। अब जब यहाँ आए ही हैं तो क्यों ना एक एक ड्रिंक हो जाए। साहित्य उसे मना करना चाहता था, पर रागिनी के दबाव डालने पर वो उसके हाथ से गिलास ले लेता है। रागिनी और साहित्य अपने गिलास आपस में टकराते हैं और पीने लग जाते हैं। इसके बाद साहित्य खड़ा होता है और कहता है, ठीक है, मैं चलता हूँ। रागिनी मुस्कुरा देती है और साहित्य जैसे ही वहां से जाने लगता है उसे कुछ महसूस होता है और उसके कदम यहाँ थे वहीं रुक जाते हैं और वो झटके से चेयर को पकड़ लेता है। रागिनी उठती है और उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ साहित्य, आप ठीक हो? साहित्य की आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। वो खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कहता है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। रागिनी उसे बेड की ओर लेकर जाती है और बिठाते हुए कहती है, आप यहाँ बैठो, मैं किसी को बुला कर लाती हूँ। साहित्य हाँ में सिर हिलाता है और तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा पूरी तरह से छा जाता है और वह बिस्तर पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। रागिनी उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, मिस्टर साहित्य ओबरॉय, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और ऐसा कहकर वो हंसने लग जाती है। वहीं उसी समय दूसरी तरफ जेहान खुद में ही मस्त उस रिसोर्ट में घूमे जा रहा था। जेहान को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि ऊपर के कमरे में साहित्य के साथ क्या चाल खेली जा रही है और वो रिसोर्ट में इधर से उधर उछल कूद करता हुआ घूम रहा था। जेहान फिर खुद से कहता है, चलो एक काम तो हो गया, वो लड़की जिसे माया जी ने भेजा था वो अभी साहित्य सर के साथ है और उनसे शादी करनी या नहीं करनी उनकी मर्जी, और अब मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे और मैं अपनी दादी का इलाज अच्छे से करवा पाऊंगी, नहीं करवा पाऊंगा। खुद से ये सब कहकर जेहान ऊपर लगा झूमर देखने लग जाता है और इसी चक्कर में उसका ध्यान नहीं रहता और वो सामने से आ रहे वेटर से टकरा जाता है और उस वेटर के हाथ में पकड़े हुए जूस के गिलास जेहान के ऊपर गिर जाता है। जेहान जल्दी से पीछे हटता है, पर तब तक वो पूरा जूस से नहा चुका था। वो वेटर माफी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी सर, वो गलती से गिर गया। जेहान खुद को एक नज़र देखता है और फिर सामने खड़े वेटर को और फिर कहता है, इट्स ओके, आपकी गलती नहीं थी, मेरा ही ध्यान कहीं और था। वेटर कुछ नहीं कहता तो जेहान उसे जाने को कहता है और उसके जाने के बाद खुद को देखते हुए कहता है, लो जी, अब यही देखना बाकी रह गया था। हर अच्छे काम से पहले क्या ऐसा होना ज़रूरी है?
खैर कोई बात नहीं, आज मैं इतना खुश हूँ कि इस बात का बुरा भी नहीं लग रहा मुझे। अभी जल्दी से जाकर ये साफ कर लेता हूँ और फिर ओबरॉय मैंशन चला जाऊँगा। जेहान ये सब कहकर बाथरूम की ओर चल देता है और वहाँ जाते ही वो बिना देखे लेडीज बाथरूम में घुस जाता है। आखिर थी तो वो जान भी, और अब तो उसे याद भी नहीं रहा था कि वो इस समय क्या बनकर घूम रही थी। जेहान जब लेडीज वॉशरूम में जाता है तो उसके अंदर जाते ही वहाँ मौजूद लड़कियाँ चिल्लाने लग जाती हैं, और इस बात से अनजान जेहान अपने पीछे देखता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़कियाँ चिल्ला क्यों रही हैं। जेहान खुद से कहता है, इन्हें क्या हो गया, कोई भूत देख लिया क्या जो ये इतना चिल्ला रही हैं। तभी उसके मुंह पर एक बैग आकर लगता है और जेहान दर्द के मारे कहता है, ये क्या कर रही है ये पागल लड़की। तभी उसका ध्यान खुद पर जाता है और वो बिना कुछ भी देखे या सुने वहाँ से बाहर भाग जाता है, और पीछे मौजूद लड़कियाँ और औरतें उसे गालियाँ निकालने लगती हैं। जेहान वहाँ से भागकर काफ़ी दूर आ जाता है और सांस लेते हुए खुद से कहता है, किसी दिन ये जेहान वरना मुझे मरवा कर रहेगा, पर अब मैं क्या करूं। अगर लड़कियों वाले बाथरूम में गया तो सब मुझे देखकर शर्मा जाएगी, और अगर लड़कों वाले बाथरूम में गया तो मुझे खुद शर्मा जाएगी। क्या करूं, पर अब ये सब साफ तो करना पड़ेगा ना, पर कहाँ करूं। जेहान अपनी शर्ट साफ करने के लिए कुछ सोचने लग जाता है, और फिर कुछ सोचने के बाद खुद से कहता है, अब तो एक ही रास्ता है, ऐसे ही घर जाना होगा। पर ऐसे जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा और मुझे खुद भी चिपचिपा सा लग रहा है। चलो ऐसा करता हूँ, साहित्य सर वाले रूम में जाकर साफ कर लेता हूँ। उन्हें थोड़ा तो डिस्टर्ब होगा, पर इतना तो वो झेल ही सकते हैं, और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि उनकी बात कहाँ तक पहुँची, और ऐसे में माया मैम से बोनस भी मिल सकता है। ये सब सोच जेहान साहित्य के रूम की ओर चल देता है, और वहां जाते ही दरवाज़ा खटखटाता है, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तो जेहान एक बार और दरवाज़ा खटखटाता है, पर इस बार भी कोई जवाब नहीं आता और ना ही दरवाज़ा खुलता है। और जेहान खुद से कहता है, अजीब बात है, कोई दरवाज़ा खोल क्यों नहीं रहा। इसलिए वो दरवाजे पर जोर जोर से मारता है और दरवाज़ा एक झटके के साथ खुल जाता है। जेहान सर सर कहते हुए कमरे के अंदर आता है और देखता है कि पूरे कमरे में साहित्य के अलावा कोई भी नहीं था, और साहित्य भी बेड पर सो रहा था। जेहान कमरे के अंदर जाता है और कहता है, अजीब बात है, वो लड़की कहाँ गई और सर ऐसे क्यों सो रहे हैं। तभी उसकी नज़र पास में पड़े टेबल पर जाती है, जिस पर वाइन के गिलास खाली पड़े थे, और उन्हें देखते हुए वो कहता है, अच्छा तो ये बात है, ये तो टुन्न होकर सो रहे हैं। खैर मेरा रास्ता तो साफ है, मैं तो आराम से अपने कपड़े साफ कर सकता हूँ। ये कहकर वो बाथरूम के अंदर चला जाता है, और उसके वहाँ से जाते ही साहित्य के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक परछाई कमरे के अंदर दाखिल होती है और दरवाजे को बंद कर लेती है। वो परछाई अपने कदम बिस्तर की ओर बढ़ाने लग जाती है और साहित्य के पास जाकर बैठ जाती है, और उसके चेहरे पर अपनी उंगली घुमाते हुए कहती है, मैंने कितना इंतज़ार किया तुम्हारा, पर तुम हो कि मुझे कोई भाव ही नहीं देते। पर खैर कोई बात नहीं, अब हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं, सिर्फ तुम और मैं। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। इतना कहकर वो परछाई गुनगुनाने लग जाती है। तभी जेहान जो कि बाथरूम में था, उसके कानों में भी ये आवाज़ पड़ जाती है, और वो कहता है, ये कौन गाना सुना रहा है, चलकर देखता हूँ। ये कहकर वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है कि तभी